हम अब बहुत ज़्यादा एम्बिशन लेकर नहीं आए। हम ये मान के चले कि आपको हम 5 to 10 क्वेश्चंस का भी इंक्रीज करवा दिया तो यू विल क्रैक द प्रीलिम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे एकलव्य कोर्स में आपका स्वागत है। नाम थोड़ा सा अजीब है, एकलव्य। मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जब मैंने द्रोणाचार्य कोर्स लाया था तो किसी बच्चे का कमेंट आया था, जो मेरे असिस्टेंट ने बताया था। मेरी टीम से, मेरी जो मीडिया टीम है, उससे कमेंट आया था कि एक बच्ची ने पूछा है कि सर द्रोणाचार्य कोर्स में किसी एकलव्य की तरह हमसे थंब तो नहीं मांगा जाएगा, अंगूठा तो नहीं मांगा जाएगा। बच्चों, आज मैं वास्तव में आपसे अंगूठा मांग रहा हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे द्रोणाचार्य ने मांगा था। बस उस थंब का आप इस्तेमाल सिर्फ करेंगे स्क्रॉल करने के लिए। मतलब कि थोड़ा सा आप उसको थंब से बस सब्सक्राइब करिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूट्यूब पर एक बेहतरीन प्रोग्राम देने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा। देखिए प्रीलिम्स की तैयारी में अगर मैं इस पर कबीरदास की एक दोहा आपको बताना चाहूँगा कि कबीरदास ने एक जगह लिखा है कि सुखिया सब संसार है, पावे और खोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। मैं प्रीलिम्स में जो बच्चों की तैयारी करते देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कबीरदास की तरह, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी का तरीका ही इतना गलत होता है कि 5 और 6 मंथ एक कठिन तपस्या करने के बाद प्रीलिम्स के दिन में एग्जाम से पहले ही बच्चे धराशायी हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि भाई पढ़ने का तरीका सही नहीं होना। अब देखिए इन्फॉर्मेशंस की सीमा है। अब जैसे अब देखिए फॉर्म, अभी तक जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जब धीरे धीरे, अभी कोल्ड सीजन है, अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बच्चे उसको कुतरना शुरू करते हैं। लगभग मार्च तक वो कुतरते चले जाते हैं। जब चबाने की बारी आती है तो वो महसूस करते हैं कि भाई हम चबा ही नहीं पाए, मेरे तो दांत ही काम नहीं कर रहे हैं। अब जिस समय अप्रैल आता है, अप्रैल तक आते आते उनका बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पर एक बर्डन सा हो जाता है। और मई महीने में जिस समय वो प्रीलिम्स के मंथ में इन करते हैं तो उसमें मुझे अपना एक्सपीरियंस है कि 20% स्टूडेंट्स पहले ही अनाउंस करते हैं कि इस बार मैं प्रीलिम्स नहीं देने जा रहा, क्योंकि तब तक उनके दिमाग में उस सारे जो फैक्ट्स इतने जम्बल्ड हो जाते हैं, उनके दिमाग को ब्लॉक कर देते हैं। और कुछ बच्चे जो एग्जाम हॉल में जाते भी तो एग्जाम हॉल में जाके क्रैश कर जाते हैं। ये बड़ी दिक्कतें होती है। मैं स्टूडेंट्स, आप कहेंगे आप किस वेरासिटी से इस तरह का क्लेम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे ऑप्शनल में एक लंबे समय तक प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने का एक्सपीरियंस है। 1993 से 2010 तक हमने बहुत सारे हिस्ट्री ऑप्शनल रिजल्ट दिए थे, और उसका जो मैंने तरीका अपनाया था, ठीक वही तरीका लेके मैं जीएस में आया हूँ। और वो तरीका इतना बेहतरीन है कि वो कभी तरीका मिस कर ही नहीं सकता। जैसे हमारा एक फिलॉसफी है कि अगर मेंस रूपी जाल फेंकते हो तो प्रीलिम्स रूपी मछली फंसती है। मतलब कि आप एक बड़े स्ट्रक्चर में जब इंफॉर्मेशन को डाल के रखते हो तो इंफॉर्मेशन याद रहता है। कैसे? तो हमें याद है कि हमारे बचपन में हमारे ग्रैंडफादर हुआ करते थे, हमारे दादाजी, तो उनको एक दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि बच्चे को नेचुरोपैथ की दवा खिलानी चाहिए, एलोपैथ की दवा नहीं खिलानी चाहिए, उसको हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो क्या करते थे, लेकिन नेचुरोपैथ की दवा क्या होते, हम लोग बच्चे थे, बड़ा कड़वा लगता था, तो हम लोग खाने से मना करते थे कि नहीं दादाजी हम नहीं खाएंगे। तो क्या करते थे, रसगुल्ले के अंदर उस दवा को फिट करके और आते थे, कहते थे सुनो रसगुल्ला खाओगे, लेकिन मेरी शर्त यही है कि बिना इसको स्वाद ले हुए आपको 1-2 निवाले में खाना पड़ेगा। हम बोल देते थे ठीक है, क्योंकि बच्चे था, लालच था खाने का। अब जब खा लेते थे तो जब तक तीखापन का एहसास होता था तब तक वो अंदर चला जाता था। तो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट का, फैक्ट्स और स्ट्रक्चर का वही रिलेशन है। अगर स्ट्रक्चर में आप फैक्ट्स को डाल के फिर आप तैयारी करते हैं, कभी आपको मिस नहीं करेगा। और ये सिर्फ बाकी सब्जेक्ट पर लागू नहीं होता, करेंट पर भी लागू होता है। करेंट्स का तो इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ना, बिल्कुल अपने टाइम को वेस्ट करना है माय स्टूडेंट्स, उसको लिंक करके पढ़ना चाहिए। एक तरीका है जो मैं जिस बेसिस पर हमने थिंकिंग क्रिएचर का नारा दिया है, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। उस समय मई महीने में बहुत ज़्यादा दिल्ली का टेम्परेचर होता है, और जब आप जीएस का पेपर दे रहे होंगे तो नॉर्मली लोग 1-2 दिन पहले नींद तो बहुत
साउंड स्लिप किसी को आती नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग भी ज़्यादा थका थका सा होता है, बोझिल जैसा रिवाइज करने से। और जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते हैं ना, तो कई बार लगता है कि हमारा दिमाग प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा क्वेश्चन से। तो कोई अगर सिर्फ स्मरण करके अगर उसको पढ़ रहा है तो वो बी और सी में गलत करेगा ही, और छोटा छोटे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन का बड़ा ट्रिकी होता है, वो बड़े चालाक होते हैं, क्वेश्चन सेटर होते हैं। वो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए अब इकोनॉमी का क्वेश्चन है, 2021 में संभवतः पूछा था। एंड यू पीपल हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज। मतलब कि आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर सभी चीज अनचेंज्ड हो लेकिन मार्केट डिमांड ऑफ गुड माइट इंक्रीज, अगर मार्केट का डिमांड अगर बढ़ जाता है, दैट इज डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ, मतलब किस स्थिति में मार्केट में डिमांड किसी खास प्रोडक्ट का बढ़ेगा। पॉइंट 1, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज, मतलब उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाए। आप सपोज करिए आप कोई खास मोबाइल की क्वालिटी परचेज करने वाले हो, एंड देन यू कैन से यू आर जस्ट लाइकली टू परचेज, बट इट्स द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। तो अब ऐसी स्थिति में आपके पास तो चॉइस रह नहीं जाता, तो देन डेफिनेटली इवन इस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, कॉम्प्लीमेंट को इंक्रीजेज से इसको कोई खास लेना देना नहीं है। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेज। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल, दिस इज सिंपली द डाइवर्जन ऑफ अटेंशन। पॉइंट 4, इट्स प्राइस फॉल्स। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ एडम स्मिथ, हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। तो उसी तरह से लोअर द प्राइस, तो ऑब्वियसली यू कैन से डिमांड इज इंक्रीजिंग। तो ये आपका आंसर चॉइस ए हो जाएगा। लेकिन आप एग्जाम हॉल के इन्वायरमेंट में पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाए, ये बड़ा अनलाइकली कंडीशन है। इसके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। अब मैं ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं। चलिए ये भी है, इंटरेस्टिंग है, बट आई एम जस्ट ब्रिंगिंग यू टू दिस क्वेश्चन। अब ये बड़ा मुझे पता चला कि भाई बहुत इट रिमेन टू बी मच कंट्रोवर्शियल अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड इवन सम यू कैन से इन आंसर शीट्स द important, you can see in important answer sheets, in some of the answer sheets you can say the question does not giving a right choice. What is the reason behind that? अब कुछ लोगों ने भी इसको सिलेक्शन में गलत किया. What can be the reason behind it? But in essence, what does due process of law mean? Due process of law, the principle of natural justice, the procedure established by law. So clearly you can say in essence what does due process of law mean? So definitely the principle of natural justice, because this was applicable in case of America. And not to speak of polity and constitution, I can give the guarantee कि simply on the knowledge of world history and who has read about the American War of Independence, he can very well answer the question. Because it was the basic issue of conflict between the British government as well as the American people. British government believes that the British parliamentary institutions was all powerful, and every institution, whether it may be in Britain or in any part of the colony, is subjected to the rules of the British Parliament. But the American people refuted the idea that no, by birth we are enjoying certain natural rights, and the natural rights are above all the laws, including the British Parliament. And that became the basis of American Constitution. So that's why Americans established in their Constitution the provision of due process of law. But in India, along with individual freedom, it was the social justice which was given the equal priority. So that's why we have brought the system, the procedure established by law, because you have to give parliament too much power and slightly more power
to ensure social justice. So obviously you can say this is the Indian provision, but right choice is choice number A. तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया है, तो बहुत लंबा बहस, लेकिन मैं अभी आपको अपने मेंटोर से मुलाकात करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे मेंटोर हमारे द्वारा ही प्रशिक्षित है और इसी लाइन पर आपको करवाएंगे। पहले स्ट्रक्चर एंड देन द इंफॉर्मेशंस आर गोइंग टू बी प्लेस्ड इन द स्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा प्रीलिम्स तक होने जा रहा है। बस वही एकलव्य की तरह थंब का इस्तेमाल करना है, लेकिन सही तरीके से। अब कम मिस्टर प्रतीक, मिस दिव्यम, मिस्टर चंदन सिंह, ऑल हैव टू कम प्लीज। See our mentors, and we all together have to educate the students. Oh, Mr. Pratik, how are you? All good, sir. What do you think about the method? Are you confident? सर बिल्कुल सब्सटैंशियली काफ़ी सक्सेसफुल मेथड रहेगा। Okay, okay. स्टूडेंट Okay. को हेल्प करें। और दिव्यम सिंह, any comment? और तो क्या कहने के लिए बचा है, अब जब बच्चों ने अपना अंगूठा दे ही दिया है तो हम लोग मिलकर प्रीलिम्स क्रैक करेंगे साथ में। Okay, okay. And Chandan Singh, how are you? I'm fine, sir. Completely. Okay, okay, okay. तो कैसे डील करेंगे बच्चों को, उस मेथड के ऊपर डील करेंगे? वही सर जो आपने कौन सा। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि हम लोगों का ये मेथड सक्सेसफुल रहेगा? जी सर। अगर इनका 5 क्वेश्चन से बढ़ गया तो क्वालिफाई कर जाएंगे। हम अब बहुत ज़्यादा एम्बिशन लेकर नहीं आए, हम ये मान के चले कि आपको हम 5 to 10 क्वेश्चंस का भी इंक्रीज करवा दिया तो यू विल क्रैक द प्रीलिम्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द एक्चुअल क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।